गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 30 अक्टूबर 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइस, आज का लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में जो है ग्लोबल एजुकेशन अवार्ड 2023 को दिया गया है। इस क्वेश्चन को जानेंगे, और भी क्वेश्चन है उन सबको हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आप लोगों के लिए जीके डोज भी रहता है, तो जीके डोज जो है आज का 14 है। ठीक है, तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे हिट कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस आए उन सभी की नोटिफिकेशन आ जाए। और जितने भी आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, उन सभी को आपको वीडियो को शेयर करना है। तो चलिए, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से बेसिकली क्या होता है कि मुझे इससे बहुत ज्यादा बोलते हैं कि मोटिवेशन मिलती है। फिर मैं आप लोगों की वीडियो को जो है बिल्कुल टाइम पे लेके आती हूँ। टाइम पे बहुत कुछ बनाना पड़ता है, बहुत सारा काम करना पड़ता है बैकग्राउंड में। तो इसलिए आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से शेयर कर दीजिए। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। तो जल्दी से लिखिए आप सभी जय हिंद जय भारत। तो चलिए हम सबसे पहले कर लेते हैं क्विक रिवीजन, जो कि होगा आपका ये 27 अक्टूबर से रिलेटेड। बिकॉज क्योंकि कल क्या था, संडे। संडे को हमने क्या किया था, 28 अक्टूबर को हमने पूरे 2 वीक के हमने यहाँ पे करंट अफेयर को कवर किया था, जो कि बिल्कुल आपके टेस्ट फॉर्म की तरह था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो अभी हाल ही में विलय दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 26 अक्टूबर के दिन को ही हम क्या मनाते हैं, विलय दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है कि पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में जो है अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय को स्थापित किया जा रहा है। वहीं हाल ही में भारत में किस देश के लोगों के लिए आंशिक वीजा सुविधा शुरू की है? तो कनाडा के द्वारा अभी जो है यहाँ पर भारत के लिए जो है आंशिक वीजा सुविधा की शुरुआत की है। वहीं बीसीसीआई ने किस भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया है? तो किसे किया है? तो याद रखिएगा, अमूल मंजूमदार को जो है अभी हाल ही में बीसीसीआई के द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच चुना गया है। वही नेक्स्ट है कि 5G तकनीक पर राष्ट्रीय हैकथॉन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। वही राष्ट्रीय स्तर पर सरस आजीविका मेला 2023 कहाँ शुरू किया गया है? तो गुरुग्राम में अभी हाल ही में सरस आजीविका मेला 2023 की शुरुआत की गई है। वहीं केंद्र सरकार ने किस राज्य में जमरानी बांध को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड में अभी राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर जो है जमरानी बांध को मंजूरी दी गई है। वहीं पैरा एशियाई गेम 2023 में सुमित होगा गाइस, ठीक है ना? तो सुमित अंतिल को जो है गोल्ड मेडल जीता है। ये किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा, भाला फेंक से संबंधित है। तो यहाँ हमने किया है क्विक रिवीजन। चलिए अब आगे तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज है 30 अक्टूबर 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में किसे वैश्विक शिक्षा पुरस्कार 2023 मिला है? तो याद रखिएगा, इनका नाम है दीपक नारायण नायक, जिन्हें अभी हाल ही में ग्लोबल एजुकेशन अवार्ड 2023 से नवाजा गया। तो ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो याद रखना है, इनकी इमेज आप लोग देख लीजिएगा एक बार। इनका नाम है दीपक नारायण नायक। तो चलिए बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को समझते हैं। तो पश्चिम बंगाल के शिक्षक हैं जिनका नाम है दीपक नारायण नायक, जिनको अभी वैश्विक शिक्षा पुरस्कार 2023 दिया गया है। बेसिकली इसमें जो है, इस रेस में टॉप 10 मतलब कि इसमें शिक्षक थे, उन्हीं को जो है फाइनलिस्ट करके दीप नारायण नायक को ये पुरस्कार दिया गया है। वहीं ये प्रतिष्ठित पुरस्कार की बात करें तो यूनेस्को और दुबई केयर्स के सहयोग से यूके एसेज वर्की फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया जाता है, जो कि पूरे साल में, पूरे बोल सकते हैं कि बेसिकली 1 ईयर में किसी भी एक शिक्षक को दिया जाता है, जो कि उनके असाधारण कार्य के लिए दिया जाता है। वहीं दीप नारायण की बात करें तो ये एक तिलक मांझी आदिवासी हैं, जिनको फ्री प्राइमरी स्कूल के ये शिक्षक हैं, और ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और इनको बेसिकली जो इन्होंने असाधारण काम किया गया था वो क्या था? तो कोविड-19 में लॉकडाउन के दौरान इनके द्वारा शिक्षक में उनके असाधारण प्रयासों के लिए टीचर्स ऑफ द स्ट्रीट का उपाधि भी दी गई थी, जिसके तहत इन्होंने क्या काम किया था? तो जब बाहरी स्थानों को बदलकर इन्होंने मिट्टी के दीवारों और ब्लैक बोर्ड और सड़कों को कक्षाओं के रूप में बदल दिया, इसीलिए इनको जो है टीचर्स ऑफ द स्ट्रीट की उपाधि दी गई। और उसके बाद जो है यूनेस्को और दुबई केयर्स के द्वारा इन्हें वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 से नवाजा गया। देखिए गाइस, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे जो इस तरीके से किसी टीचर को मतलब कि सम्मानित किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा ये एक बोल सकते हैं कि उस टीचर को उत्साहित करने वाला है। ऐसे टीचर बहुत कम देखने को मिलते हैं आज के टाइम पे। तो बहुत ज़्यादा मतलब कि ये बहुत अच्छी बात है कि दीप नारायण नायक को वैश्विक शिक्षा पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है।
वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में घड़ी निर्माता राडो की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो अभी जो है घड़ी निर्माता है जिनका घड़ी का जो ब्रांड है जिसका नाम है राडो, तो इनके द्वारा जो है अभी ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इमेज देख के तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि नहीं, तो कैटरिना कैफ को बनाया गया है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, कैटरिना कैफ को बनाया गया है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, हाल ही में अभी एडीबी बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा किस देश को 400 मिलियन डॉलर की नीति आधारित ऋण को मंजूरी दी गई है? तो याद रखिएगा, भारत को दिया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। तो भारत को जो है अभी 400 मिलियन डॉलर नीति आधारित के लिए अभी यहाँ पर ऋण देने की बात कही गई है और उसको मंजूरी भी दी गई है। तो एशियाई विकास बैंक ने जो है भारत को 400 मिलियन डॉलर नीति आधारित ऋण की मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य क्या है ये याद रखिएगा। बेसिकली इसका उद्देश्य क्या रखा गया? तो बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता को हम कैसे बढ़ाना है और वहीं सुनिश्चित सार्वजनिक सेवाएं और कुशल प्रशासन प्रणाली प्रदान करके शहरी सुधारों का समर्थन करने के लिए हमने जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक से 400 मिलियन डॉलर का ऋण लिया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, हाल ही में किसे फ्रांस की महावाणिज्य दूत उपाधि दी गई है? तो इनका नाम याद रखिएगा, फ्रांस की महावाणिज्य दूत उपाधि दी गई है। इनका नाम है रीचा चड्ढा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो रीचा चड्ढा आप लोग देख पा रहे हैं इस इमेज में, तो इन्हीं को अभी फ्रांस की जो है महावाणिज्य दूतवाद की यहाँ पे इन्हें उपाधि दी गई है। तो अभिनेत्री है रीचा चड्ढा, जो कि उनके कला के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए फ्रांसीसी सरकार की ओर से सेवेलियर डांस लॉ ऑर्डर ड्रेस आर्ट्स एट डेसलेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट है ये अवार्ड, जो कि है सिवेलियर डांस एल ऑर्डर डेस आर्ट्स एट डास लेटर्स। तो ये बोल सकते हैं कि ये उपाधि से नवाजा गया है कि नहीं, तो रीचा चड्ढा जी को। ठीक है। इनकी फिल्म आई थी 2015 में, जिस फिल्म का नाम था मसान। इसमें जो है इनके द्वारा एक इंडो फ्रेंच सह उत्पादनता की गई थी और जिससे उसी वर्ष इनको कांस फिल्म फेस्टिवल में इनको क्या बोला गया था? तो याद रखिएगा, अनसर्टेन रिगार्ड्स। ठीक है, अनसर्टेन रिगार्ड्स खंड से प्रदर्शित किया गया था, जिन्हें 2 पुरस्कार भी जीते गए थे इनके द्वारा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखेंगे आप लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे फिफ्थ, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम किस देश के नए राजा बने हैं? तो सुल्तान इब्राहिम जिनकी इमेज आप लोग देख रहे हैं, तो ये जो बन गए हैं कहाँ के? तो मलेशिया के। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो मलेशिया के जो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो है राजतंत्र चलता है और यहाँ पे सुल्तान इब्राहिम जो कि नए राजा चुने गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, मलेशिया में जो है सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर को जो है नया राजा चुन लिया गया है, जो कि 31 जनवरी 2024 को वर्तमान राजा अल सुल्तान अब्दुल्ला के पदभार को ग्रहण करेंगे। वहीं यहाँ पे सुल्तान इब्राहिम जो कि 17वें राजा के रूप में चुने गए हैं। ठीक है, यहीं पे जो है मुस्लिम बहुल देश मलेशिया में जो है राजा का चुनाव हर साल 5 साल में किया जाता है। मलेशिया में जो है राजा इस्लाम के प्रमुख और उसके सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य करता है। तो बेसिकली जो यहाँ के मलेशिया का जो राजा होता है वो यहाँ पे किस रूप में काम करता है? तो मलेशिया के प्रमुख के रूप में काम करता है और यहाँ पे सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ के रूप में, जो कि मलेशिया का एक संवैधानिक राजतंत्र चलता आ रहा है। तो यहाँ की जो एक अनूठी व्यवस्था है, बेसिकली यहाँ पे कितने हैं? 9 शाही परिवार है और मुखिया जो है 9 राज्यों के सुल्तान है। ठीक है, तो हर बार क्या होता है, बारी बारी से 5-5 साल के लिए यहाँ पर राजा बनाए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मलेशिया के राजा कौन बने हैं? तो सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। ठीक है, तो चलिए समझते हैं एक बार मलेशिया के बारे में भी जानते हैं। तो मलेशिया जो है दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक उष्णकटिबंधीय देश है। उष्णकटिबंधीय देश वो देश होते हैं, तो देखिए समझ लेते हैं एक बार। तो ये है हमारी पृथ्वी और पृथ्वी के बीच में अगर हम लोग लाइन खींच दिए तो ये क्या है? आपकी विषुवत रेखा है और ये ऊपर देखेंगे तो ये क्या है? कर्क रेखा है। नीचे क्या जा रही है? आपकी मकर रेखा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो है सूर्य होता है, तो सूर्य की किरणें जो है ना इतने ही एरिया में अगर पड़ रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ही अगर जो है सूर्य की किरणें पड़ रही है, बिल्कुल पूरे वर्ष की बात करें तो इसी इतने ही एरिया को क्या बोला जाता है? उष्ण कटिबंध
एरिया बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है यहाँ पर मलेशिया क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक उष्णकटिबंधीय देश है। तो याद रखिएगा इसके बारे में इतना। जो कि अगर बात करें हम लोग, यह जो है मलय सागर में 2 भागों में विभाजित है। तो ये आप लोग एरिया देख पाएंगे, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख पाएगा आप लोगों को। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, पूरा एक मलेशिया का ये हिस्सा है और दूसरा हिस्सा आप देख पाएंगे ये है मलेशिया का दूसरा हिस्सा। साथ ही आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे एक छोटा सा, इसी में आप लोगों को यहाँ पे हिस्सा दिख जाएगा जो कि है ब्रुनई, ठीक है। यहाँ पे आप बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है मलय सागर प्रायद्वीप में स्थित क्या है, मुख्य भूमि के पश्चिम तट पर मलक्का जल डमरू और इसके पूर्वी तट पर मलय सागर है। तो दोनों सागरों को याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। वहीं देश का जो दूसरा हिस्सा जो है, जिसे कभी कभी पूर्वी मलेशिया के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे किसके नाम से जानते हैं, पूर्वी मलेशिया के नाम से जाना जाता है। वहीं चीन के जो अगले उत्तर मलय सागर में ब्रुनोई द्वीप के उत्तर भाग पर स्थित है और मलय प्रायद्वीप पर स्थित क्या है आपका, तो याद रखिएगा इसकी राजधानी है कुआलालंपुर, जो है इसकी राजधानी है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपको याद रखना है इतना मलेशिया के बारे में। और ये देखिए आप लोग यहाँ पे अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये है आप लोगों को समझाने के लिए, जो कि है ट्रॉपिकल, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्या है, इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर के बाद यहाँ पे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है। और यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे अगर हम जो रेखा खींच देते हैं, लाइन खींच देते हैं, वो क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे अंटार्कटिक सर्कल है और यहाँ पे क्या है, आर्टिक सर्कल है, ठीक है। तो अगर यहाँ से ही सन की जो रेज है पूरे साल, यहाँ से क्या होगा, ये इस एरिया से इस तरीके से निकल जाएगी, लेकिन जो बिल्कुल सीधे पड़ेंगी, ठीक है, वो पूरे साल पड़ती हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। और जितने भी यहाँ पे देश आते हैं उन सभी को उष्णकटिबंधीय देश बोला जाता है। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 6 है, हाल ही में जियो मामी फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ है। तो याद रखिएगा इस चीज को, तो कहाँ हो रहा है, मुंबई में हो रहा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अभी हाल ही में जो है 27 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक बेसिकली जियो मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल, जो कि 10 दिनों तक चलेगा, जिसे पूरे मुंबई में 8 स्थानों पर 20 स्क्रीन पर 250 से अधिक पिक्चर और शॉर्ट्स का प्रदर्शन किया जाएगा। इस फेस्टिवल की शुरुआत की बात करें तो ये क्या है, हसल मेहता की बहुप्रतीक्षित फिल्म है, जो कि नाम है इसका द बर्गिंगम मर्डर्स, जो कि एक यूके के आधारित गंभीर ड्रामा पर आधारित है और इसमें करीना कपूर खान के द्वारा भी अभिनय किया गया है। तो याद रखना है कब से कब तक यहाँ पे आयोजन हो रहा है, बेसिकली आपको यहाँ पे आपको स्थान याद रखना है कि कहाँ पे इसको आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, हाल ही में स्वरूप नायक का निधन हुआ है, वह कौन थे। तो जिनकी आप इमेज देख रहे हैं ना आप यहाँ पे, इनका ही नाम है स्वरूप नायक। तो ये क्या थे, संगीत निर्देशक थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो याद रखिएगा संगीत निर्देशक है स्वरूप नायक, जो कि उड़ीसा के हैं, ठीक है। तो इनका जो है अभी 76 ईयर ओल्ड में ही अभी इनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है। तो इनकी जो डेथ हो गई है, कैसे हुई है, तो कैंसर से ये पीड़ित थे बहुत सालों से। तो इनकी अभी यहाँ पे बोल सकते हैं कि डेथ हो गई है। तो इनका याद रखना है, क्या नाम है इनका, स्वरूप नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत में आईफोन का उत्पादन शुरू करने जा रहा है। तो बेसिकली कंपनी की बात कर रही है कि इस कंपनी के द्वारा जो है भारत में आईफोन के उत्पादन की शुरुआत की जाएगी। तो याद रखिएगा टाटा समूह के द्वारा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय खेलों के 37 में यानी कि 37वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है। तो गोवा में किया है, याद रखिएगा गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो पणजी में अभी जो है अभी आपके 37 बोल सकते हैं कि राष्ट्रीय खेलों का यहाँ पर संस्करण हुआ है, जिसका उद्घाटन भी पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया है। समझते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुरुवार यानी 26 अक्टूबर को गोवा में मंडगांव में बेसिकली 37वें राष्ट्रीय खेलों के महाकुंभ का उद्घाटन किया गया है। गोवा में पहली बार हो रहे हैं, ये याद रखिएगा। गोवा में जो है इस साल जो है नेशनल गेम्स का आयोजन ये पहली बार आयोजित किया जा रहा है, जो कि 26 अक्टूबर से शुरू होकर पूरे कब तक चलेगा, ये आपका 2 नवंबर तक इसको आयोजित किया जाना है, जिसमें देश भर से बोल सकते हैं कि 10,000 से अधिक जो है इसमें एथलीट जो है इसमें भाग लेंगे और 28 जगहों पर और 43 यहाँ पे यानी कि 43 कंपटीशन होंगे, ठीक है ना। कि कितने यहाँ पे जो स्पर्धाएं होंगी वो 43 होंगी, 43 होंगी। वही याद रखिएगा अभी जो 37 नंबर के यहाँ पे राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर है वो क्या है, मोगा है।
मोगन नाम दिया गया है, जो कि इमेज में आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे इसे। और ये इसी के साथ जो है गोवा का ये राजकीय पशु है, जो कि भारतीय बाइसिन है ये, ठीक है। इससे पहले कब हुआ था, तो महाराष्ट्र गोवा में आयोजित किया गया था 36वें राष्ट्रीय खेल, जो कि इम्पोर्टेंट है, और ये विजेता भी रही थी। तो महाराष्ट्र जो है इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र जो है गोवा में आयोजित किया गया था, और ये विजेता भी रही थी। वहीं यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके जो प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था, तो ये याद रख लीजिएगा आप लोग। तो स्वज जो कि एक एशियाई शेर होता है, इसके द्वारा ही प्रतिनिधित्व किया गया था। तो इतना बेसिक है, आपको याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। हाल ही में रोबोट फिको को किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री चुना गया है, तो याद रखिएगा जिनकी इमेज आप देख रहे हैं इनका नाम है रोबोट फिको। ये बेसिकली जो है स्लोवाकिया के ये चौथी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो स्लोवाकिया के रोबोट फिकी जो है चौथी बार यहाँ पर बोल सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग जान लेते हैं, एक बार लोकेशन की बात करते हैं। तो ये देखिए आप लोग मैप में देख सकते हैं, यहाँ हमने पूरा ड्रॉ कर दिया है। ये है पूरा क्या है, स्लोवाकिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ओके, तो इसके आस पड़ोस के हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कंट्री कौन सा है। तो याद रखिएगा पोलैंड यहाँ पर है, और ये एक यूरोपियन कंट्री है। और इसी के साथ यहाँ पे यूक्रेन की बॉर्डर बॉर्डर होता है टच, और हंगरी, साथ ही ऑस्ट्रेलिया, और ये है आपका चेक रिपब्लिक, ठीक है। तो ये इन लोग पर्टिकुलर ये बोल सकते हैं, यहाँ पे 5 कंट्री है जिनसे ये अपने बॉर्डर को साझा करता है। वहीं इसकी राजधानी क्या है, तो याद रखिएगा ब्रातिस्लावा, ठीक है। तो ब्रातिस्लावा जो है यहाँ की राजधानी है, और आधिकारिक भाषा क्या है, तो स्लोवाक जो है यहाँ की लैंग्वेज है, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज है। और प्रधानमंत्री चुने गए हैं रॉबर्ट फिको। तो इनको भी याद रखिएगा, जो कि 4th टाइम बन रहे हैं। और मुद्रा क्या है, यूरो है, ठीक है। तो क्योंकि यूरो क्यों है, तो याद रखिएगा यूरो इसलिए है क्योंकि ये यूरोपियन कंट्री भी है। तो इतना याद रखना है आपको मैप के सहित, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों का सेशन, जो कि है जीके डोज है। तो वायुमंडल में किस परत पर पराबैंगनी के विकिरण का वर्णात्मक अवशोषण होता है, तो ओजोन मंडल में होता है। वहीं सागरों का पश्चिम से पूर्व क्रम क्या है, ठीक है। यहाँ पे क्रम कर लीजिएगा, ठीक है। क्रम क्या है, तो याद रखिएगा भूमध्य सागर है, काला सागर है, कैस्पियन सागर है, और अरल सागर है। ये क्या है, आपके पश्चिम से पूर्व यहाँ पर हमने सागरों को लगाया है, ठीक है। तो इतना याद रखना है। वही सभी प्रकार की जलवायु जो है कटिबंध पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा एशिया में पाए जाते हैं। वही भारत में जो है तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। वही ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है, तो ऑडियोमीटर जो है वो ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट है, भारत में नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक पद पर नियुक्ति का जो कार्यकाल है कितना होता है, तो 6 वर्ष के लिए होता है। वही सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह जो है सबसे ज्यादा समय लगाता है, तो नेपच्यून जो है सूर्य की, यहाँ बोल सकते हैं कि ये सूर्य है, और सूर्य की जो परिक्रमा करने में सबसे ज्यादा समय कौन लेता है, तो याद रखिएगा नेपच्यून रहता है। वही महानंद नदी पर निर्मित बांध का नाम क्या है, तो हीराकुंड जो है महानदी पर निर्मित बांध है। तो यहाँ ये जो है आप लोगों का जीके डोज का जो सेशन रहता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से जो है जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोगों को एक बार रिवाइज किया जाता है, वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए होते हैं। तो यहाँ से आप लोग का एक नंबर जो है फिक्स हो जाता है। तो ये आप लोगों को ये सेशन कंप्लीट लेना होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ द डे का। तो हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पद से सम्मानित किया गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए हम लोग यहाँ पे जो है लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में ईसीआई ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है, तो किसने किया है, तो राजकुमार राव को किया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। बाय बाय गाइस।